हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू के FAQ सेक्शन का एक आर्टिकल है, सिंस इट इज संडे टुडे एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। तो आज की जो वीडियो है वो यूजुअल वीडियो से थोड़ी छोटी ड्यूरेशन की होगी, बिकॉज नॉट मच हैज कम अप। लेकिन जो भी हम आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उसकी बेस्ट यूटिलिटी आपको कैसे आप अचीव कर सकते हैं, हम उस तरह से आर्टिकल्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Okay, have there been changes in India's foreign policy? Now this is very very important. ये basically जो article है यहाँ से कुछ बहुत important चीजें जो आपके लिए यहाँ पे takeaways हैं, कैसे आप अपने answers में inculcate कर सकते हैं, what should be your analysis कि कैसे पिछले 1-2 साल में हमारी foreign policy में एक shift आया है। So a lot of things, Indo-Pacific policy, there's a lot about Indo-Pacific policy। और हर साल जब से Indo-Pacific की बात बहुत ज़्यादा होने लगी है, चाइना का थ्रेट है, क्वाड बनाया गया है, और तब से Indo-Pacific पे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आता ही है इंटरनेशनल रिलेशंस के सेक्शन में, GS2 के। तो उसमें Indo-Pacific में भी a lot is happening। Canada has come up with a strategic strategy Indo-Pacific की, जिसमें उन्होंने इंडिया की सेंट्रलिटी बताई है अपनी Indo-Pacific की। UK is talking about it, और इंडो पैसिफिक में आप क्वाड का मेंशन करते हैं, देन ऑकस एक डेटरेंट है इंडिया के लिए। बहुत सारी ये सारी चीजें सब फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं। लेकिन हम कैसे ये देखेंगे कि इंडो पैसिफिक का एक आंसर कैसे और होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव बन सकता है अगर आप एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी उसमें ऐड करेंगे, विच इज एक्चुअली वेरी नेसेसरी फॉर यू। और ये आर्टिकल बेसिकली 2022 में, सिंस ऑलमोस्ट हम एंड पे पहुंच ही गए हैं इस साल के, तो हम इसका एक समेशन है कि कैसे 2022 में इंडिया ने क्या शिफ्ट देखे, क्या अचीवमेंट्स थी हमारी फॉरेन पॉलिसी में, यूक्रेन वॉर पे हमारा क्या स्टैंड है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए, अगर हम हर स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करें तो 2022 एक काफ़ी डिफिकल्ट ईयर था। अगर हम जियो पॉलिटिक्स को देखें, डिप्लोमेटिक को देखें, डिप्लोमेसी को देखें भारत की, क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को। रशिया के हिसाब से वो फरवरी में उन्होंने इन्वेड किया, 24 फरवरी को। उनके हिसाब से एक महीने के अंदर अंदर यूक्रेन में वो एक इलेक्शन करवाते हैं, उसमें प्रो क्रेमलिन यानी कि प्रो रशियन एक इलेक्टेड लीडर बिठाते हैं। दैट्स इट, इट वाज एन इजी गेम फॉर देम। उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, कैलकुलेट भी नहीं किया था मिस्टर पुतिन ने कि ये वॉर इतनी ज्यादा टफ रेजिस्टेंस देखेगी। बट इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 9 months एंड वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नो एंड। कोई सोल्यूशन, नेगोशिएशन ऐसा कुछ शुरू भी नहीं हुआ है। ओके, तो इंडिया के लिए इतना लंबे समय तक सस्टेन करना खुद को कि हम रशिया को भी अपना दोस्त मानते हैं, हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, जो कोट यूजुअली, जो फ्रेज, जो ईडियम हम चाइना और पाकिस्तान के लिए यूज करते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड्स, हर मौसम के दोस्त। कोई भी मौसम आए, कोई भी सीजन हो, लेकिन इनकी दोस्ती नहीं टूटती। वो एक्चुअल में उनसे भी कहीं ज्यादा भारत और रशिया पे अप्लाई होता है, बिकॉज रशियन यूक्रेन वॉर हैज प्रोवन इट। ओके, तो ये ऑल वेदर फ्रेंड्स ऐसे करके आप अपने कंक्लूजन में लिख सकते हैं। से रशिया स्पेसिफिक क्वेश्चन कम्स अप, ओके, सो दिस कैन बी अ टर्म फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे लिखा है यूएस एंड यूरोप। ओके, यूएस एंड यूरोप एंड ट्रेडिशनल टाइज विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस ऑफ। अब देखिए क्या हुआ है कि हमें इस पर्टिकुलर वॉर के बाद बहुत ही क्रूशल चॉइसेस हमें करनी पड़ी। अब ये भी एज इट इज आप सेंटेंस नोट कर सकते हैं, एंड आई सिंसियरली सजेस्ट कि आप इस तरह से ही अपने आंसर में लिखें कि हमारी चॉइसेस और डिफिकल्ट कैसे होती गई, क्योंकि हमारे एक तरफ पे स्ट्रेटेजिक टाइज थे यूएस और यूरोप के साथ, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल टाइज थे रशिया के साथ। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करना था हमें इस पूरी वॉर के दौरान, जो अभी और भी करना पड़ेगा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफेंस। अब देखिए, साथ ही में सबसे ज्यादा जो भारत में अपलॉज मिला है हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी को
स्टीवर्ड करने के लिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने जिस तरह से उन पे जब बार बार इंडिया पे क्रिटिसिज्म आई कि आप रशियन ऑयल क्यों इतना ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, और रशियन ऑयल के साथ साथ यूक्रेनियन ब्लड भी उसमें लगा हुआ है, यू आर सपोर्टिंग मर्डरर्स बाय दैट एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इसको बेसिकली इस वेस्टर्न हिपोक्रेसी को, यूरोपियन यूरोसेंट्रिक हिपोक्रेसी को हमारे एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने काफ़ी वाइजली हैंडल किया कि देखिए आप डू नॉट आप इसको ब्रेन वॉश मत कीजिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के पूरे डिप्लोमेटिक स्टेज का, क्योंकि आप न्यूमेरिकल उस पे जाइए डेटा पे, एनालिटिक्स पे, कि कैसे आप यूरोप, अगर हम पूरे क्यूमुलेटिव एक डेटा देखें तो आप भारत से कहीं गुना 10 टाइम्स 16 टाइम्स मोर देन इंडिया आप इंपोर्ट करते हैं, है ना। तो आप ये क्यों नहीं देख रहे और बार बार वाई आर यू इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल, दिस इज हिपोक्रेसी एंड नथिंग मोर देन दैट। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस सोशल मीडिया पे कितने सारे रील्स शॉर्ट्स यूट्यूब पे फेमस होते रहते हैं जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के रिस्पॉन्सेज जो एक्चुअल में काफी अप्रिशिएबल हैं। ओके कि हमेशा यूरोप को आज तक ये लगता आया है कि उनकी वॉर सबकी वॉर है, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसमें उनका सब साथ दें। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उस समय पे यूरोप को आज तक क्यों नहीं समझ आया। इस तरह के प्रेसिडेंट्स भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ले करना शुरू किया है। लेकिन इसमें से पूरा अगर आपको कुछ भी एज इट इज जो आपको सेंटेंस लिखना है वो ये है, फॉर इंडिया द चॉइसेस ग्रू मोर डिफिकल्ट गिवन इट्स स्ट्रेटेजिक टाइज विद यूएस एंड यूरोप एंड ट्रेडिशनल टाइज विद रशिया। तो ये आप एज इट इज लिख सकते हैं। हाउ डिड इंडिया हैंडल द यूक्रेन क्राइसिस। अब देखिए जैसे ही यूक्रेन में वॉर शुरू हुई तो ये भी अगेन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि यूक्रेन क्राइसिस ने नॉन अलाइनमेंट के डिक्टम को दोबारा एक लाइफ दे दी है, ओके, दैट इज ट्रू समहाउ। देखिए आप एक बार इसको बहुत प्रैक्टिकली सोच के देखिए, हर तरह के बायस्ड लेंसेज को एक बार हटा के अगर आप देखेंगे, आप एक बार सोच के देखिए जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, अगर उन्होंने प्रेसिडेंट सेट नहीं किया होता नॉन अलाइनमेंट का, अगर कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएस से हम लोग खाना इंपोर्ट कर रहे थे, रशिया से हमारी दोस्ती थी, तो हम लेकिन यूएस कहीं ना कहीं हमें फेवर इतना नहीं करता था, इतनी सारी क्रिटिसिज्म इंडिया को मिली है यूएस के हैंड्स पे, तो हम चाहते तो उस समय किसी एक कंट्री को चूज कर सकते थे, और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर जो भी आज करते वो कहीं ना कहीं भारत का एक पास्ट बन जाता और हम आज भी उसे फॉलो कर रहे होते हैं ना। बट नॉन अलाइनमेंट उस समय चूज किया गया, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस थे, हमारे पास ना ही इतना पैसा था, हमें खुद को डेवलप करना था, पावर्टी इतनी ज्यादा थी, बहुत सारी चीजें थी। बट डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, नॉन अलाइनमेंट वाज अ डिसीजन ऑफ हमारे पिछले लीडर्स के, और इसी वजह से एक प्रेसिडेंट सेट किया गया, और आज वो दोबारा कहीं ना कहीं हमें मदद कर रहा है कि हमने उसको दोबारा रिफ्यूज लिया उस नॉन अलाइनमेंट के नैरेटिव का, जो हमें उस समय पे बचाया था कोल्ड वॉर के टाइम पे, वो आज इस रशियन वॉर के टाइम पे भी हमें बचा रहा है। सो दैट वे ये, लेकिन ऑफ कोर्स एक नया वर्जन है नॉन अलाइनमेंट का, okay, as it sought to keep a balance in the growing polarization between the US and European Union on one side and Russia on the other. In the past 10 months, the war has led to thousands of deaths and nearly 8 million refugees. अब देखिए refugees से related भी एक बहुत बड़ा, I would briefly touch upon that too. एक और चीज़ है कि देखिए refugees पे भी बहुत full fledged question कभी आ सकता है, because India hasn't ratified जो रिफ्यूजी का कन्वेंशन है, ठीक है, 1950 का, पर फिर भी इंडिया का अगर आप पास्ट उठा के देखेंगे तो आज तक हम जिन्होंने रिफ्यूजी कन्वेंशन प्रोटोकॉल ये सब 1967 वगैरह का साइन भी किया हुआ, उनसे कहीं ज़्यादा सिंपैथेटिक और एक्चुअल में अच्छा रिस्पॉन्स रिफ्यूजीज को पनाह जिसने दिया वो भारत ने दी है। लेकिन रोहिंग्या रिफ्यूजीज, अब म्यांमार से जो एक्सोडस हो रहा है जब से कू हुआ है मिजोरम में, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। श्रीलंका के बाद इस तरह के कुछ रिफ्यूजीज आए हैं जब फिनेंशियल क्राइसिस हुआ, तो इसीलिए रिफ्यूजीज पे आप एक अच्छा मटेरियल प्रिपेयर कीजिए। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको ये बताना था कि यूरोप यूजुअली जैसे हमने अभी यूके का देखा कि कैसे वो बोलते हैं कि हम रवांडा भेज देंगे उन सारे लोगों को जो यूके में बेसिकली आते हैं इंग्लिश चैनल को इलीगली क्रॉस करके, या
एंड ऑल ऑफ दैट। तो रिफ्यूजीज को, जैसे ट्रम्प है, कॉन्जर्वेटिव जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जो अभी यूरोप में है, तो उनका बहुत ही ज़्यादा एंटाई माइग्रेंट स्टैंस रहा है। अभी जैसे ऋषि सोनक भी टू मच एंटाई माइग्रेंट्स, और उनकी जितनी भी कैबिनेट की मेंबर्स हैं। तो लेकिन जिस तरह का रेशिज्म यहाँ पे, ऐसे एडिटोरियल्स बहुत हमने पढ़े थे जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया था कि यूरोप का रेशिज्म यहाँ दिखता है कि क्योंकि यूक्रेन के जो लोग हैं वो सॉर्ट ऑफ यूरोपियन ही है, क्योंकि वो यूरेशियन रीजन पड़ता है, आधा रशिया वाला साइड आधा यूरोप। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वो जो वाइट पीपल रिफ्यूजीज है ना, वाइट रिफ्यूजीज, वो कहीं ना कहीं रेशिज्म यहाँ भी दिख जाता है। तो उनको आपने होल हार्टेडली उनको वेलकम किया, यूक्रेनियन रिफ्यूजीज को, लेकिन दिक्कतें तो अफ्रीका में भी हुई है ना, या दिक्कतें तो वेस्ट एशिया में भी हुई हैं, और आप किस तरह से उनको रिबफ कर देते हैं कि हम उनको रवांडा भेज देंगे, हम ये कर देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जो आप इस तरह की चीजें, अगर आप सपोज कीजिए कि क्वेश्चन आता है ऐसे में, ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ, नाउ देयर आर अ लॉट ऑफ डायमेंशंस देयर टू राइट, है ना। आप उसमें इन्वायरमेंट लिख सकते हैं कि कैसे हमें एड नहीं मिल रहा, $100 बिलियन कोपेनहेगन समिट में उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था कि हर साल मिलना शुरू होगा। बहुत सारे डायमेंशंस लिख सकते हैं। एक डायमेंशन आप ये भी लिख सकते हैं रेशिज्म का, और ये रिफ्यूजीज वाला, ओके, कि कैसे इफ इट इज ग्लोबल साउथ एंड दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, बट इफ वाइट रेशिज्म जो वो एग्जिस्ट करता है वहां पे, ओके। ऑल्दो गलत तो हुआ ही है ऑफ कोर्स, अगर आपने हेल्प की है, एड दिया है, पनाह दिया है इतने सारे रिफ्यूजीज को, दैट इज गुड, बट आप वो दूसरों के साथ भी तो कीजिए, okay. Meanwhile, a slew of sanctions by the West meant to target the Russian economy led to food and fuel shortages and price increases which worried India. फिर उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको पता लगती है कि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि अमेरिका की हेजेमनी खत्म हो रही है, डोमिनेंस खत्म हो रही है, अमेरिकन हेजेमनी इज इन अ टर्मिनल डिक्लाइन एंड ऑल ऑफ दैट, बट लेट्स नॉट रश इनटू दिस कंक्लूजन, लेट्स नॉट मेक दिस कंक्लूजन इन अ रश, बिकॉज आप कभी भी ऐसे किसी कंक्लूजन में पहुंच ही नहीं सकते। कहने को तो जो चाइना है, चाइना ऐसे इतना ऑप्टिमिस्टिक कहीं लोग के चाइना इज सेट टू बिकम द फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, यानी कि लार्जेस्ट इकोनॉमी इन नेक्स्ट 5 years, लेकिन अभी तो चाइना का सबसे कम ग्रोथ हुआ है इस साल में, और वहां पे जीरो कोविड पॉलिसी किस तरह की फेलियर साबित हुई है, बहुत सारी चीजें, एंड ironically US is faring better। तो कहीं ना कहीं वो गैप और वाइडन होता जाएगा जो दोनों कंट्रीज के बीच में है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही हम बहुत कि अमेरिकन हेजेमनी टर्मिनल डिक्लाइन पे अगर होती, तो वेस्ट ने जिस तरह का, जो बाइडन ने, हियर आई से, ऑल्दो जो बाइडन कितना किसको पसंद है दैट्स अ पर्सनल थिंग, ओके, लेकिन जो यूएस है, यूएस ने जो बाइडन की लीडरशिप के अंदर कहीं ना कहीं एक दिखाया है कि अपनी अम्ब्रेला पे उन्होंने मोबिलाइज करने की कोशिश की है पूरे यूरोप को, पूरे वेस्ट को, किसमें, यूक्रेन के साथ में, रशिया के अगेंस्ट। तो ये दिखाता है कि अगर मोबिलाइजिंग पावर तो अभी भी है, दे आर टुगेदर समहाउ, है ना। सो ये चीज कहीं ना कहीं डिपिक्ट करती है कि ओ नो नो ये इतना बड़ा कंक्लूजन, इट्स जस्ट टू too early to lead to that conclusion. The government stand thought, लेकिन ऑफ कोर्स यही हुआ कि मॉस्को पे बहुत सारी सैंक्शंस लगाई गई, तो ऑफ कोर्स ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा कंसर्न था, उनको स्विफ्ट उससे रूट से निकाल दिया गया, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन ऑफ कोर्स इंडिया को तो डील करना ही है रशिया के साथ। द गवर्नमेंट स्टैंड थ्रू द ईयर वॉज अ टाइट रोप वॉक, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत एम्बैरसिंग भी एक समय पे हो जाता था, जब हमसे बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किसकी साइड पे हैं, आप रशिया की साइड पे हैं, आप यूक्रेन की साइड पे हैं। तो कहीं ना कहीं इसके भी रिप्लाई में जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने उसको बहुत बहुत अच्छे से हैंडल किया इस क्वेश्चन को भी, कि हम एक्चुअल में किसकी साइड हैं। हम फूड सिक्योरिटी की साइड हैं, हम फ्यूल सिक्योरिटी की साइड हैं, हम इस तरह की बातें उन्होंने बोली, जिससे फूड सिक्योरिटी किसकी, देखिए ये वॉर कहीं भी हो रहा है, लेकिन इजिप्ट, अफ्रीकन कंट्रीज जो अपना व्हीट सबसे ज्यादा इंपोर्ट, 60% ऑफ व्हीट जो खाते हैं वो इंपोर्ट करते हैं यूक्रेनियन स्टेपी, उस सारे रीजन से, रशिया को मिला के, ठीक है। तो फिर जो ब्लैक सी ब्लॉकेड हुआ उसके बाद वो रुक गया, तो बहुत सारी चीजें। तो हमने क्या किया, हमने अपना जो ग्राउंड पहले ही ले करना शुरू कर दिया था जब हमसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अगेन द विजडम ऑफ आवर फॉरेन मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जब उन्होंने
ऐसे जब उन्होंने फूड सिक्योरिटी की बात की तो उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की, जब उन्होंने फ्यूल सिक्योरिटी की बात की तो उन्होंने ग्लोबल साउथ की बात की इनडायरेक्टली, दो ग्लोबल साउथ उन्होंने उस समय मेंशन नहीं किया, ठीक है। तो वो हम G20 की प्रेसिडेंसी जब ओवरटेक करने वाले थे, तो ऑफ कोर्स वो हम उसका ग्राउंड ले कर रहे थे कि अच्छा ये हमारा G20 का बेसिकली मिशन होने वाला है। देखिए हम ये ना, अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, कि G20 में भी अगर हम देखें, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्मार्ट डिसीजन है कि हमने उसको ग्लोबल साउथ की लीडरशिप का हमने मुद्दा अब सोच लिया है कि हमारा हम लीडरशिप ग्लोबल साउथ को देंगे G20। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हमें एक स्ट्रिक्ट दो चॉइसेस दे दी जाती हैं, है ना, कि आप या तो आप वेस्ट की साइड हैं या आप रशिया की साइड, आप दोनों ही तो पार्टनर हैं G20 के। तो हम चाहते थे हम इसको अवॉइड ही कर दें, तो हम नॉन अलाइनमेंट, और नॉन अलाइनमेंट भी आप इससे और स्टेप एक ऊपर चले जाइए तो हम ग्लोबल साउथ का नैरेटिव उठा ले। अब इसको तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता ना। अगर कोई ग्लोबल नॉर्थ इसको क्वेश्चन करेगा तो उनकी एलिटिज्म और उन पे उस पर डिपिक्ट होगा, और वो इतना बड़ा बैकलैश देखेंगे कि अभी भी रेसिस्ट हैं। सो आई होप ये एक बहुत स्मार्ट डिसीजन था, आपको समझ आया। ओके, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज को बहुत ऐसे कन्वे किया कि कहीं ना कहीं हमारे लिए एम्बैरेसिंग होता जा रहा है कि हमसे बार बार पूछा जाता है कि हम एक खूनी देश का साथ दे रहे हैं, है ना। सो इसीलिए उन्होंने कन्वे किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट पे जो उज्बेकिस्तान में हुई थी, दैट दिस एरा इज नॉट फॉर वॉर। और यही एको किया किसमें, अगर आपको याद होगा, G20 की बाली समिट की जॉइंट डिक्लेरेशन में। नाउ दिस स्पीक्स ऑब्वियसली वेरी हाई ऑफ इंडियाज ग्लोबल स्टैचर। ओके, तो हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यही सब हमारी माइलस्टोन अचीवमेंट्स थी 2022 की, ठीक है। बट एट द सेम टाइम रिफ्यूजिंग टू, लेकिन हमने ऑन द वेरी सेम हैंड हमने बिल्कुल सोच लिया कि हम वेस्टर्न सैंक्शन जो आपने ऑयल पे, फिर ये G7 प्राइस कैप है, ये सब कुछ हम नहीं लेकिन अपनाएंगे। हम रशिया पे ये सब कुछ नहीं लगाएंगे। हमने रशिया के साथ इनफैक्ट वॉस्त्रो मैकेनिज्म के थ्रू रुपी बेस्ड पेमेंट मैकेनिज्म भी शुरू कर दिया। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंटली, और अगर हम इससे ऊपर और देख लें और क्या सिग्निफिकेंट था इस वॉर में, इस क्राइसिस में, पूरा वो था इंडिया का कम से कम 12 से भी ज्यादा रेजोल्यूशन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNGA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, है ना, एजेंसी, ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सारी मल्टीपल प्लेटफॉर्म से हमने एब्सटेन किया रशिया के खिलाफ जो भी रेजोल्यूशन को लाया गया। ओके, तो एब्सटेन करने का मतलब होता है ना ही हमने फेवर में वोट किया, ना ही हमने एंटाई वोट किया, ठीक है, तो हमने एब्सेंट रहना चूज किया। मिस्टर जयशंकर सेड इंडियाज स्टैंड वाज गाइडेड बाय नेशनल इंटरेस्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज राइट, वेरी वेरी राइट। अब इंडिया तो हर चीज देखिए, जो नॉन अलाइनमेंट भी जब हमने चूज किया हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने, तो नेशनल इंटरेस्ट, कंप्लीट नेशनल इंटरेस्ट में उसे चूज किया गया था। ओके, इसीलिए जो भी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा, अगर हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि हम चाइना गोज टू हेल, वी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी डू नॉट केयर, हम युद्ध अभ्यास करेंगे चाहे वो LAC से कितनी भी दूरी पे हो, तो वो हमने किया। ये मतलब नेशनल इंटरेस्ट है। उसके बाद क्या हुआ, अब आप इसको LAC क्राइसिस जोड़ेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट द फैक्ट इज कि हम हर चीज अपने नेशनल इंटरेस्ट में करेंगे, और इसीलिए हम बाकी और देशों को भी प्रभावित कर रहे हैं। अब टर्की नेटो का मेंबर होने के बावजूद SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या बनना चाहता है, उसका एक फुल फ्लेजेड मेंबर बनना चाहता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो है ही रशिया चाइना द्वारा एक लीड किया गया प्लेटफॉर्म। तो आप सोच के देखिए, नेटो जो US यूरोप सारी कंट्रीज, आप उसका साथ हैं एक मेंबर, और साथ ही में आप वहां के भी मेंबर बना रहे, तो ये ऐसे टर्की, UAE, ये और जो बांग्लादेश अभी कह रहा है कि हम भी इंडिया की तरह रशिया का तेल लेंगे डिस्काउंटेड रेट पे, क्योंकि वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। सो इंडिया हैज बिकम द टॉर्च बेarer ऑफ दिस नेशनल इंटरेस्ट foreign policy. Okay, so I hope you understand it. What were the other highlights? The year was marked in many ways for Indian diplomacy, which will be at the forefront in 2023. ये हमारे लिए बहुत ही डिसाइसिव ईयर था 2022, ठीक है। लेकिन अभी 2023 में और भी बहुत कुछ होने वाला है। इंडिया क्योंकि प्रेसिडेंसी अज्यूम कर चुका है G20 की, तो G20 का अभी 200 से ज़्यादा मीटिंग्स होनी है, 56 से ज़्यादा लोकेशंस पे, 56 से अराउंड लोकेशंस पे। हमारा टूरिज्म, हमारा कल्चर, साथ ही में जो सितंबर 2023 में G20 की समिट होने वाली है, फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी चेयरमैनशिप हमें मिलने वाली है। सो दैट इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस प्लेटफॉर्म को भी यूज करेंगे काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि ये चीज हम हर जगह कर रहे हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली अगेन
ये चीज़ आपको नोट करके रखनी चाहिए अगर आपने उस दिन नहीं की थी. दिस इज अगेन माई वेरी सिंसियर सजेशन टू यू कि एक आपको याद होगा हर्षवी पंत और साथ ही में रुचिरा कंबोज जो हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस को, तो उन्होंने भी ये चीज़ साथ में मतलब डिस्कस कर रहे थे और बोली थी कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस खुद को रिफॉर्म नहीं करेगा, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स यहाँ पे नहीं होंगे, आप अपनी परमानेंट मेंबरशिप इंक्रीज नहीं करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट, बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है. वीटो पावर 5 देशों को क्यों मिली हुई है, क्या रैशनल है इस चीज़ का? ये सब चीज़ें जब नहीं अगर रिफॉर्म करेंगे तो मल्टीलैटरलिज्म को ओवरटेक कर लेगा मिनीलैटरल्स क्या है, G20, G7, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो मिनी लैटरल्स हैं. तो वहां पर फिर ठीक है, आप तो टेररिज्म रोक नहीं पा रहे, तालिबान वगैरह सब कुछ हो गया, सब कुछ हो रहा है, पीस तो आप इंश्योर नहीं कर पा रहे. एंड लेट अस बी वेरी फ्रैंक अबाउट इट. ओके, सो वी विल यूटिलाइज दीज मिनी लेटरल्स. प्लीज यूज दिस वर्ड मिनी लेटरल्स इन योर आंसर्स. ओके, तो हम उसको यूज करना शुरू करेंगे बिकॉज वी हैव टू एनीवेज. हमें काउंटर टेररिज्म को प्रमोट करना है. हम कोई भी मौका नहीं जाने देंगे. नो मनी फॉर टेरर के लिए हमने परमानेंट सेक्रेटेरिएट सजेस्ट कर दिया कि भारत में बनाएंगे हम. तो अ लॉट इज हैपनिंग इन दिस स्ट्रीम. ओके, तो हम साथ ही में और क्या करेंगे, तो देखिए ये समिट्स की हम प्रेसिडेंसी है तो बहुत सारे लोग दिल्ली आने वाले हैं बहुत सारी समिट्स के लिए. तो इसीलिए इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी 2023 में दिख रही है. ओके, दिस सीम्स एज इफ के वो हम पढ़ते हैं ना कि अगले साल का हॉरोस्कोप कैसे होने वाला है भारत का. सो दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट थिंग. इन 2022 इंडिया रिटर्न टू, अब देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन मिस्टर मोदी केम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट ही डिड वाज, ओके, तो उन्होंने क्या इकोनॉमिक, उन पे सबसे बड़ा स्टैंड ये था कि हम रिव्यू करेंगे जो हमारी बाकी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स है. हमने सारे बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज को स्क्रैप कर दिया, नलिफाई कर दिया. ओके, और हमने RCEP जो आप जानते हैं, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उससे भी हम बाहर निकल गए इस ग्रुपिंग से भी. ठीक है, तो बेसिकली हमने स्क्रैपिंग इसीलिए की थी इन सारे इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज की, FTAs का रिव्यू इसलिए किया था क्योंकि जब ये FTAs, ये ट्रीटीज साइन हुई होंगी, वो इट वाज अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट ऑल टुगेदर. नाउ वी हैव कम 75 ईयर्स अभी हो गए हैं. उस समय तो खैर 2015 की बात है जब उन्होंने सब कुछ स्क्रैप किया, तब भी बहुत साल हो गए थे. तो इसीलिए अब नया कॉन्टेक्स्ट है, नया समय है, नई चीज़ों पे हमें अग्रीमेंट करनी है. digitalization, e-commerce, data, privacy, a lot of things have come up. तो हम उन डिसाइडेड चीज़ों पे नहीं हम बात कर सकते. तो इसीलिए इसको स्क्रैप करके अब नई चीज़ें. लेकिन 2022 में हमने बहुत सारी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन की. UAE, ओके, ऑस्ट्रेलिया, और हम होप कर रहे हैं कि हम यूके के साथ बहुत जल्दी 2023 मोस्ट प्रोबेबली हम साइन कर लेंगे एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. EU के साथ कर लेंगे. ठीक है, या नहीं कर पाएंगे तो हम टॉक्स तो कर ही रहे हैं, उसमें कुछ प्रोग्रेस देखेंगे. गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के साथ, कनाडा के साथ. ठीक है, तो मतलब अ रिवाइवल ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट सॉर्ट ऑफ एरा इन 2022 एंड मोस्ट प्रोबेबली इन 2023 और भी ज्यादा इसको रैजिक होते देखेंगे. India also joined the US-led Indo-Pacific Economic Forum. Now, this was the point I was talking about. Indo-Pacific में आप कभी भी आंसर लिखिए. देखिए, of course, आप नहीं लिखेंगे तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाएगा आपको भी. ठीक है, वैसे मार्क्स मिल ही जाएंगे जो एवरेज मार्क्स मिलते हैं एक आंसर में इंडो पैसिफिक पे, जो सबको मिल रहे हैं, मिल जाएंगे वो आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ यू वांट एन एज, प्लीज थिंक अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि अच्छा ठीक है फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी इज इनकम्प्लीट विदाउट एन इकोनॉमिक पॉलिसी, है ना. तो एक इकोनॉमिक डायमेंशन तो फॉरेन पॉलिसी का होना ही चाहिए. तो अगर हम इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, क्वाड लिखेंगे, बहुत सारी चीजें आप जो लिखेंगे, ठीक है, फाइन, गुड, but please add an economic dimension of Indo-Pacific Economic Forum, IPEF, जो एक US led एक प्लेटफॉर्म है. ओके, हमने इसको ज्वाइन किया. लेकिन आपको याद होगा हमने IPEF की सब कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है, बस एक हम रिव्यू दे रहे हैं सो दैट एवरीथिंग सम्स अप इन योर हेड. ओके, नथिंग इज क्लटर्ड. तो यहाँ पे क्या हुआ था, हमने 3 पिलर्स को हमने ज्वाइन कर लिया कि हम उस पर नेगोशिएशंस करेंगे. लेकिन हमने ट्रेड पिलर से हमने वॉकआउट कर दिया, यानी कि हम ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं करेंगे. हमने, अब देखिए मैं आपको बहुत सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ पहले ब्रीफली कि व्हाट इज IPF, है ना. तो इसमें 4 पिलर्स हैं. एक है सप्लाई चेन्स, दूसरा है क्लीन एनर्जी, और तीसरा है इट्स बेसिकली ओके, एक है ट्रेड, एक है सप्लाई चेन,
फिर है क्लीन इकोनॉमी और फिर है फेयर इकोनॉमी। ठीक है, तो ट्रेड वाला जो पिलर है हमने उसको ज्वाइन नहीं किया, पर हमने सप्लाई चेन्स की कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में सप्लाई चेन्स को हमें रिजिलियंट बनाना है, आपस में जो 14 कंट्रीज हैं इस चीज़ पे नेगोशिएट करेंगी जो भी पॉसिबल हो पाएगा। फिर हम क्लीन इकोनॉमी में क्या करेंगे, क्लीन इकोनॉमी में नेगोशिएट करेंगे कि कैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जो भी इकोनॉमी है शुड बी क्लीन, फाइन, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी जिसे हम कह सकते हैं। फेयर इकोनॉमी क्या होता है, फेयर इकोनॉमी बेसिकली हम इंडो पैसिफिक रीजन को एंटी करप्शन बनाना चाहते हैं, टैक्स सही हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हमने ट्रेड पिलर को ज्वाइन क्यों नहीं किया, उस पर भी बातचीत कर लेते। ट्रेड तो ट्रेड इज ट्रेड, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम साइन कर रहे हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिना कुछ हो नहीं सकता, देन व्हाई नॉट ट्रेड। ठीक है, तो हमने इसीलिए नहीं ज्वाइन किया और हमने ये चीज़ मेंशन की कि देखिए जहाँ पे ये यूएस या यूरोप या बाकी कंट्रीज अभी हैं, हम वहां से नहीं शुरू हुए थे। आप डेवलप्ड हैं और डेवलप्ड के ऊपर और डेवलप होने की कोशिश करते हैं या हो रहे हैं, आप बहुत सालों से डेवलप हो रहे हैं, पर अभी तो हमारे डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर हम बहुत सारे लीस्ट डेवलप्ड नेशंस हैं साथ में। तो हम अगर ये ट्रेड टॉक ज्वाइन कर लेंगे अभी, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू डेवलप हमारी जैसी कंट्रीज के लिए। लेकिन अब उस पर कंडीशनैलिटीज हम पे ले आएंगे कि सारी कंट्रीज के डिजिटल ट्रेड फॉर एग्जांपल ट्रेड का एक पार्ट है, कंपोनेंट है। तो डिजिटल ट्रेड में आप कहेंगे कि इंडिया घटिया डेटा लॉ लेके आता है, इंडिया चाहता है कि डेटा लोकलाइजेशन हो उनके सर्वर्स में, दिस इज रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट। तो अभी हमारे पास खुद की डेटा प्रिवेसी पॉलिसी भी नहीं है, तो अभी विड्रॉ कर लिया था सरकार ने, अभी आएगी वो दोबारा। सो ये सारी बहुत दिक्कतें हैं। क्या पता आप ट्रेड है तो उस पर एक इन्वायरमेंटल कंडीशनलिटी लगा दें कि आप इस तरह का, हम अगर कोई भी फॉर एग्जांपल सीमेंट अगर हम इंपोर्ट करेंगे भारत से, है ना, तो उस पर हम इतना टैक्स लगाएंगे, इतनी सारी इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ट्रेड, आप इस तरह की कंडीशनलिटीज अगर ले आएंगे, आप कहेंगे कि हम केवल उसी तरह के इंपोर्ट्स करेंगे भारत से, फॉर एग्जांपल उन मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा जो एक्सपोर्ट हो रहा है जहाँ पे लेबर रिफॉर्म्स प्रॉपरली, लेबर कोड प्रॉपर फॉलो हो रहा है, उनको पेंशन मिलती है, उनको सोशल सिक्योरिटी है एंड ऑल ऑफ दैट। तो इतना सब कुछ हम नहीं कर सकते, वहां तो पैसा ही नहीं है इतना, हम कहाँ से कर पाएंगे। ऑल्दो उनके कंसर्न्स जायज हैं, एनवायरमेंट, लेबर, यस एब्सोल्युटली, बट द फैक्ट इज वी आर नॉट अ वेरी रिच कंट्री एंड वी डोंट हैव रिसोर्सेज, हम इतना नहीं वो कर सकते, तो इसीलिए वी ऑप्टेड आउट ऑफ द ट्रेड पिलर। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 14 कंट्रीज में देखिए, अगर आपको ये चीज़ भी ब्रीफली पता होनी चाहिए कि इसमें बहुत सारी और कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया है, फिजी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, जापान, साउथ कोरिया। तो जापान साउथ कोरिया तो पता ही है कि होंगे ही। ठीक है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, तो ये सारे नेशंस हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। ओके, तो ये एक इकोनॉमिक पैसिफिक स्ट्रैटेजी, उस पर नेगोशिएट करना, तो ये एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है, बट एक नेगोशिएशन टेबल आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, so this is it. Okay, यहाँ पे in 2022, okay, this we have done at the G20. India is expected to highlight climate change transitions. G20 पे हम women led development की बात करेंगे, multilateral reform की बात करेंगे, ये सब कुछ बात करेंगे हम। What about its neighbors? Now let's talk about कि क्या हमने नेबर्स के साथ हमारा रवैया था, कैसे उनको असिस्ट किया। तो नेबरहुड में सबसे बड़ा जो हमारा माइलस्टोन था इंडियन फॉरेन पॉलिसी का 2022 में, वो जो जिस लेवल का हमने श्रीलंका को इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, साथ ही में हमने बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ जो एक साउथ एशियन एनर्जी ग्रिड जो इमर्ज होने वाला है, एक ट्राइलेटरल अग्रीमेंट साइन की है, जिसमें क्या होगा, बांग्लादेश के पास इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। ठीक है, और नेपाल के पास क्या है, नेपाल के पास बहुत सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का पोटेंशियल है। तो बांग्लादेश में तो बहुत सारे पावर कट्स होते हैं, तो नेपाल से लेके हम भूटान और बांग्लादेश को इस तरह के एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारा उसका पार्ट भारत में भी होगा। तो ये सारी चीज़ें, इंडिया इज ऑल्सो स्ट्रेंथन टाइज विद, साथ ही में हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी टाइज किए, है ना, द गवर्नमेंट केप्ट चैनल्स ओपन विद। अब लेकिन एक चीज़ जो फॉरेन पॉलिसी की हमारी थोड़ी सी क्रिटिसाइज की जाती है, वो ये है कि हमने तालिबान के साथ और म्यांमार की जनता के साथ अपना जो टॉक्स थी उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, तो ये रिप्रेसिव रिजीम्स हैं, तो ये थोड़ा सा निंदनीय आप कह सकते हैं, लगता है बहुत सारे एनालिस्ट्स को। लेकिन भारत इसको जस्टिफाई करता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज रहे हैं, तालिबान को ही देना पड़ेगा ना, सरकार तो वही है, ताकि वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके वहाँ पे अफगान पीपल को। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया जस्टिफाई करती है। ओपनिंग अ टेक्निकल मिशन इन काबुल एंड सेंडिंग द फॉरेन सेक्रेटरी टू नाई पाइतो, यहाँ पे बेसिकली म्यांमार की बात हो रही है। दिस वीक इंडिया एब्सटेन्ड
अब देखिए हमने अभी रिसेंटली रुचिरा कंबोज जी ने इसको डिफेंड भी किया था, हमने सब डिस्कस किया हुआ है कि कैसे हमने म्यांमार पे जो एक रेजोल्यूशन पहली बार एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया म्यांमार के खिलाफ यूएनएससी में, लेकिन हमने एब्सटेन रहना चूज किया टू एंड इट्स वायलेंस एंड रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इस पे बात थी। ठीक है, विद ईरान टू, अब देखिए ईरान को भी हमने कंडेम नहीं किया, भारत में भी कितना सपोर्ट था, जो प्रोटेस्ट हुई महसा अमीनी जी के बाद, है ना, हिजाब रो, बहुत सारी लड़कियों ने हिजाब जलाया, बहुत सारी लड़कियों ने बाल काट दिए अपने, है ना, तो ये सब कुछ हुआ, भारत से भी काफी सपोर्ट मिला इन प्रोटेस्ट को। लेकिन भारत की सरकार ने इसको नहीं कंडेम किया, ईरान की रजीम को। ठीक है, तो ये काफी देखिए ये काफी टाइट रोप है जिस पे हमें चलना पड़ता है। हाउएवर विद पाकिस्तान टाइज रिमेन, लेकिन फिर यहाँ पे भी एक और चीज है कि हम तालिबान से बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमने अपनी टॉक्स रिन्यू भी नहीं की है, बिकॉज वी से कि टॉक्स एंड टेरर एंड टॉक्स डू नॉट गो टुगेदर, बिकॉज पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट नेशन, टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन। बट तालिबान भी तो वही है, तालिबान तो खुद ही टेररिस्ट हैं, तो फिर हम उनके साथ कैसे टॉक्स मेंटेन कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। साथ ही में अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान के साथ तो और हमारा एक और लो चला गया है फॉरेन पॉलिसी का रिश्ता, पता नहीं कब रिन्यू हो पाएगा। जो भी रिसेंटली जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे किस तरह से इंडिया को बोला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पे कि ठीक है ओसामा बिन लादेन इज डेड नाउ, इज नो मोर, बट द फैक्ट इज कि जिसने द बुचर ऑफ गुजरात इज स्टिल अलाइव एंड ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इस तरह का उन्होंने एक रिमार्क किया। तो देखिए ये तो एक वो आई वॉशिंग वाली एक चीज़ है जो पाकिस्तान ने टेक्निक अपनाई हुई है कि कैसे पाकिस्तान से नज़र हटा के ऐसे ऐसी चीज़ें करते रहे। और ये जो भुट्टो है ये बेसिकली इनके दादाजी ने भी यही किया था इस तरह की, वो भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे, फिर उन्होंने एक स्पीच दी जब भारत से हार गई थी 1971 की वॉर ये पाकिस्तान, तो उन्होंने ऐसी स्पीच दी कि वो उन्होंने खुद को डिटैच कर लिया उस हार से कि मैं तो नहीं था, और मेरी अगर मेरा होता तो ऐसी हार नहीं होती, मैं हार एक्सेप्ट नहीं करता, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कहीं ना कहीं इसके एक थोड़े से डोमेस्टिक रीजंस हैं। ओके, Has there been progress on LAC standoff despite a visit? अब देखिए अब ये चीज़ बहुत कंटेंशियस है कि इतने सारे टॉक्स हो गई हैं डिसएंगेजमेंट में। अभी रिसेंटली यांगसे रीजन में हमने बहुत कुछ देखा, तो ये अभी जो चीज़ है G20 पे हम मिलेंगे चाइना से, अभी मिले भी थे G20 की बाली समिट में, हैंडशेक हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर और शी जिनपिंग के बीच में, तो इसके बाद भी कर्टसीज एक्सचेंज की थी, पर इसके बाद भी द फैक्ट इज कि कुछ हमने फिर एक यांगसे रीजन में अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का टर्फ देख लिया। सो ये दिखाता है कि चाइना इज अ नेशन विच शुड नेवर बी ट्रस्टेड एटलीस्ट स्ट्रेटेजिक पर्पसेस में। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर गोयल अनवील्स अ राइट टू रिपेयर पोर्टल। नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू। जब भी आप कंज्यूमर राइट्स के ऊपर कोई क्वेश्चन लिखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन लिखें, सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस पे क्वेश्चन लिखें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, आई विल डिस्कस इट, और आप प्लीज़ इसे मेंशन कीजिए। जो फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने सैटरडे को इंट्रोड्यूस किया है बहुत सारे इनिशिएटिव्स को, जिसमें से एक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो राइट टू रिपेयर पोर्टल है, आपको यही लिखना है। ओके, तो क्या है ये पोर्टल? देखिए इसमें क्या हो सकता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के, मोबाइल फोन्स के, ऑटोमोबाइल के, फार्मिंग इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो क्या करेंगे कि एक मैनुअल को शेयर करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल क्या है, ये पार्ट है, ये स्पेयर पार्ट है, ऐसे फिट हुआ है, ये वॉशर डली हुई है, ये बहुत सारी सिंपल चीज़ें, ठीक है, प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स कस्टमर्स के साथ शेयर करेंगे, वो मैनुअल उन्हें देंगे, ठीक है, वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि आप कस्टमर क्या कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर से ही उस पर निर्भर रहना पड़ेगा उसको अपने रिपेयर करवाने के लिए या ठीक करवाने के लिए, वो खुद से कर सकता है क्योंकि प्रोडक्ट डिटेल्स हैं उसके पास सारी मैनुअल में। वो थर्ड पार्टी से कोई इधर उधर लोकल उससे करवा सकता है क्योंकि सब कुछ उसमें मेंशन है मैनुअल में। तो राइट टू रिपेयर पोर्टल एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, कंज्यूमर एम्पावरमेंट विल बी अ पैरामाउंट फीचर ऑफ इट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन बन सकता है एस्से का कि अब क्योंकि हमने देखिए हम हो गया आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने सेलिब्रेट कर लिया, कर रहे हैं, पर हमारा इस सेलिब्रेशन से ज़्यादा जहाँ पे नज़र है वो है अमृत काल पे कि 2000 बेसिकली
वेयर विल वी बी एट 2047? हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है हमारे 100 साल कंप्लीट होने से पहले पहले, ठीक है? तो कैसा होगा एक डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड इंडिया कैसा होगा? व्हाट इज द ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया इफ एन एस इज लाइक दैट, फिलोसॉफिकल ऑफ कोर्स, इसको कैसे भी बना देंगे। तो इसमें बहुत कुछ आपने लिखना है, विमेन के लिए क्या होगा, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और उसमें से आप एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट देखिए, ये इन्होंने कहा है कि एक डेवलप्ड इंडिया का एक बहुत पैरामाउंट फीचर होगा कंज्यूमर एम्पावरमेंट का। और इसमें आप इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन आप हर चीज में लिखिए, इवन इफ इट इज strictly foreign policy वाला question, you can add a tint of economic policy, okay? तो वहाँ पे भी आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का लिखिए कि कैसे एक डेवलप्ड इंडिया में लॉजिस्टिक्स इतना शानदार होगा, है ना? ऑल ऑफ दैट प्लीज राइट देम। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ठीक है? अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ अ कंप्लेंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 90 days ऑफ फाइलिंग एंड विद इन 150 days वेयर एवर एक्सपर्ट एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो ये चीज़ एक बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि 90 दिन के अंदर अंदर जब कंप्लेंट फाइल हुई है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, वरना 150 दिन अगर कोई बहुत एक्सपर्ट की एडवाइस भी उसमें चाहिए उस पर्टिकुलर कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ओके, सो दिस वाज समथिंग यू शुड बी नोइंग। ओके, तालिबान बैन एनजीओज फ्रॉम हायरिंग वुमेन सिटी, ओके, साइट ड्रेस कोड ब्रीच। अब देखिए ये एक और चीज ऐड हो गई है तालिबान के रिप्रेसिव एक्शंस में। अब उन्होंने अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी एजुकेशन बैन कर दी विमेन के लिए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि कोई भी जो नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स हैं, एनजीओज एंड डोमेस्टिक, वो अब एम्प्लॉय नहीं कर सकते विमेन को, ठीक है? सो दिस इज नॉट अलाउड नाउ। अब क्यों अलाउ नहीं है, इन्होंने रीजन दिया है कि ये जो विमेन एम्प्लॉय करते हैं, हमने देखा है कि हिजाब सही से नहीं करते, इम्प्रॉपर हेड स्कार्फ, ठीक है? तो ये उन्होंने रीजन साइट किया है, एंड हेंस नो मोर एम्प्लॉयमेंट टू वुमेन इन दी एनजीओज। तो अगर आप बेसिकली ये करेंगे तो फिर आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। पाकिस्तान रिपील्स लॉ अगेंस्ट सुसाइड, व्हाट इज इट, व्हाई, एंड और हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसको? व्हाई इज पाकिस्तान इवन रेलेवेंट, व्हाई शुड वी डिस्कसिंग पाकिस्तान एट ऑल, है ना, इस चीज में? तो वी आर डिस्कसिंग पाकिस्तान नॉट बिकॉज वी वांट टू डिस्कस पाकिस्तान, बट बिकॉज वी वांट टू डिस्कस सुसाइड, वी वांट टू डिस्कस मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ पे भी एक जो आपको लिखना ही लिखना है जो पॉइंट, वो हम अभी देखेंगे आगे, एक और आर्टिकल है। तो सुसाइड पे बहुत सारी बातें हैं। कोटा सुसाइड हमने डिस्कस किया, कैसे मेंटल हेल्थ पे एक स्ट्रैटेजी लाई गई है पहली बार, इज अ पॉलिसी नाउ, अ फुल फ्लेज्ड वन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ इन द नेक्स्ट 8 years एजुकेशनल करिकुलम में कैसे इनकलकेट किया जाएगा मेंटल हेल्थ रजीम को। ये बहुत सारी चीज़ें जो आप लिखेंगे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। पर हम सुसाइड को अगर टिपिकली देखें, क्योंकि एनसीआरबी का जो डेटा है इस बार का जो 2021 का आया है, उसने दिखाया है कि सुसाइड सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहे हैं, विमेन बहुत ज़्यादा, जो डोमेस्टिक जो होम मेकर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सुसाइड करती हैं। बहुत सारे रीजन हैं, ये सब कुछ हम डेटा बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसको क्या देखेंगे इसमें कि पाकिस्तान ने अपना, देखिए जब भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उससे पहले की अगर हम बात करें, पार्टीशन के पहले से 1947 के, तो एक लॉ हुआ करता था, पाकिस्तान में अभी तक वही फॉलो हो रहा था। उस लॉ के तहत अगर आप अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड को, ठीक है, तो जिसने अटेम्प्ट किया है ही और शी विल बी पनिशेबल बाय अप टू 1 year इन प्रिजन, और साथ ही में फाइन भी होगा, ठीक है? तो ये पाकिस्तान में अभी तक लॉ फॉलो हो रहा था, ये कॉलोनियल एक लेगेसी है। तो देखिए अब इसको बेसिकली रिपील कर दिया गया है, इस कॉलोनियल एरा लेजिस्लेशन को, कि उन्होंने कहा है कि देखिए, और मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि बहुत सारी डिबेट्स ऐसी होती हैं, सुसाइड इज अ सिन, वो आपका कल्चरल और के कावर्ड्स होते हैं, ये सब कुछ बहुत सारे डिबेट्स हैं और मैं इसमें नहीं घुसना चाहती। मैं बस आपको ये बतानी हूँ कि ऐसी एक डिबेट एग्जिस्ट करती है जो कहते हैं कि if somebody attempts suicide, he or she must be imprisoned and all of that. But the fact is he or she needs help, और यही पाकिस्तान ने इस जगह कहा है, ठीक है, कि जो भी डिस्ट्रेस में इंसान है और वो इतना एक्सट्रीम मेजर अपना रहा है, तो सच में वो डिस्ट्रेस में है ना एक वो इंसान, तो उसको बेसिकली हेल्प करना चाहिए, सेव करना चाहिए, ना कि उस पर फर्दर एक और डिस्ट्रेस ले आओ, उसके माँ बाप पे एक और डिस्ट्रेस ले आओ कि उसकी बेल करवाएंगे, क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एक सुसाइड का एक डिबेट जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी भी डिबेट एग्जिस्ट करती है। एंड नाउ यू विल, आप इसको खुद मोल्ड कर सकते हैं कैसे कभी किसी चीज़ में दिखना हो।
ओके, बिकॉज मेंटल हेल्थ पे तो ऐसे भी बन सकता है ना एक बहुत ही अच्छा, एथिक्स पे क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स पे केस स्टडी आ सकती है, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन गेट्स 20,000 कॉल्स इन 2 months। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मानस है, ओके, तो आप मानस को मेंशन किए बिना मेंटल हेल्थ का आंसर ही नहीं पूरा हो सकता, एक तरह से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो जो टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स है मानस, जो एक टोल फ्री 24/7 नंबर है 14416, बेसिकली जिसे लॉन्च किया गया था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे बाय यूनियन गवर्नमेंट, इन्होंने 20,000 कॉल्स अभी तक अटेंड की हैं। ओके, तो ये आईआईटी बैंगलोर ने बेसिकली रिपोर्ट किया है। ओके, तो वाइल स्ट्रेस स्लीप डिसऑर्डर्स, अभी मेन इश्यूज क्या है ना, जिन्होंने हेल्प सीख की है उन्होंने क्या कि स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, सो नहीं पाना, इंसोम्निया हो जाना, ठीक है, एंजाइटी, ये मेन इश्यूज हैं। और सबसे ज़्यादा ये कॉल्स कहाँ से आई है, तमिलनाडु से, ठीक है। अब पता है मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, ये डेटा बताना ज़रूरी नहीं है, मानस आपसे डिस्कस करके, निभान आपसे डिस्कस करके मैं छोड़ सकती थी, आई कुड हैव केप्ट इट वेरी ब्रीफ, है ना। बट द फैक्ट इज, ये चीज़ मैं आपको क्यों बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यू में बहुत बारी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि दिल्ली में फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन एक बहुत क्लीशे क्वेश्चन हैं जो दिल्ली रेजिडेंट्स हैं वो इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो उनसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत सबसे ज़्यादा दिल्ली में रिपोर्ट होते हैं, है ना। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली यूजुअली सबसे हमारी नेशनल कैपिटल है, ये माना जाता है कि एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छा है, एजुकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, ये सब कुछ माना जाता है। तो इतनी एजुकेशन, इतनी सोफिस्टिकेटेडनेस और ये सब कुछ नेशनल कैपिटल में होने के बाद भी सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ पे की हो रही है। तो अब ये क्वेश्चन एक बहुत क्लीशे क्वेश्चन है दिल्ली वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो फिर इसके आंसर तो बहुत सारे हो सकते हैं और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका एक सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप इसको पॉइंट वाइज बोल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप दिल्ली से हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडुकेशन इंश्योर करता है कि आप सोशली भी अवेयर हैं या इम्प्लीमेंट करेंगे जो आप सीख रहे हैं उसको। नंबर 1 पॉइंट तो ये बिल्कुल सीधा सीधा इन्फ्रेंस निकलता है इससे, अगर हम इसको नहीं भी मानते तब भी एक एक आप कह सकते हैं कि लॉजिकल आप यहाँ से एक चीज़ निकल रही है, पॉइंट निकल रहा है, ठीक है। लेकिन नंबर 2 ये है, इसको हम ऐसे भी तो देख सकते हैं क्योंकि एडुकेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है अपने राइट्स के बारे में, है ना, ह्यूमन राइट्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, तो इसीलिए रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ज़्यादा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। तो ऐसे ही तमिलनाडु में अगर सबसे ज़्यादा कॉल्स उन्होंने रिसीव की हैं, तो क्या इससे एक डायरेक्ट कंक्लूजन इतना पता चल सकता है कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड लोग ही तमिलनाडु में है? No, I don't think so. It's because I think Tamil Nadu people are not hesitant, about seeking help when it is about mental health. Maybe it can be a conclusion, पर अब इसमें conclusion तो कुछ हो ही नहीं सकता, possibilities हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बस मुझे आपके साथ छोटी सी डिबेट शेयर करनी थी। अभी यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मानस बेसिकली फुल फ्लेजेड यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो लॉन्च किया गया भारत में, अब तो पूरा इसे अप्लाई किया गया है, पर ये एक्चुअल में कर्नाटका गवर्नमेंट, क्योंकि आईआईटी बेंगलुरु की हमने अभी बात की ना, तो कर्नाटका गवर्नमेंट की ई मानस सर्विस जो थी, जो कोविड की फर्स्ट वेव में लॉन्च की गई थी, उसके बेसिस पे बेसिकली इसको केंद्रीय लेवल पे भी लाया गया है। अब तो 24 स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, दे आर ऑन बोर्ड एंड दे प्रोवाइड बेसिक सपोर्ट। तो बेसिकली क्या क्या किस तरह का बेसिक सपोर्ट होता है, काउंसलिंग होती है, ठीक है, इमरजेंसी साइकेट्रिक फैसिलिटीज़ हैं। वाइल द नेशनल इंस्टीट्यूट, तो अगर आप मानस लिखेंगे, आप नेशनल पॉलिसी जो लाई गई है वो लिखेंगे, आप कोटा सुसाइड्स के एग्जाम लिखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें लिखने के साथ साथ प्लीज नीम हंस, है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को भी लिखिए, मेंशन कीजिए। इट वाज अपॉइंटेड एज द नोडल सेंटर फॉर द हेल्पलाइन, बट आईआईटी बैंगलोर टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर हम डेटा को ही देख रहे हैं तो ये डेटा ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप कुछ इस तरह के आंसर्स लिखते हैं। देखिए क्या होगा ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आपसे वे फॉरवर्ड भी पूछा जाएगा, सोल्यूशन भी पूछा जाएगा। तो फिर जब आपके पास डेटा होगा कि अच्छा तमिलनाडु फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जोग्राफिकल हमारे पास ब्रेकअप मिल गया कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, देन यू टारगेट दैट पर्टिकुलर। देखिए कि जम्मू कश्मीर से अगर आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर चौथे नंबर पर यहाँ लिखा हुआ है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है ना, आप रीजनल सेंटर्स बनाइए,
ओके क्योंकि हर टेरिटरी की, हर सोशल एक पर्टिकुलर सेटअप की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। आप उस तरह से केटर करना शुरू कीजिए, उस तरह के काउंसलर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कीजिए। ठीक है, एक डेटा से हमें यहाँ हेल्प हुई, एक सोल्यूशन अब यहाँ से डेटा है तो उसका सोल्यूशन भी आपके पास है। वेरी सिंपल फॉर यू। ओके, डू नॉट मेक दिस पर्टिकुलर जर्नी अ डिफिकल्ट वन फॉर योर सेल्फ। इट कैन बी ईजी, ऑल्दो बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है, बट स्टिल अब यहाँ पे डेटा क्या लिखा है? The data also show that the people in the age group of 18 to 45 years called the helpline the most. तो इससे क्या पता चलता है कि यही सबसे ज़्यादा, अब इसमें भी आप यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू से 2 और 3 कैटेगरीज नाउ। 18 साल के बच्चों पे आप सोच के देखिए, इस पे रिसर्च करवाइए ग्राउंड लेवल, तो उस पर अगर रिपोर्ट करवाएंगे तो मे बी कंपेटिटिव एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, स्ट्रेस तो इसी वजह से है ना। तो आप इसको ब्रेकअप कीजिए। अगर हम 45 ईयर्स वाले ब्रैकेट देखें, 35 टू 45 वाले में तो मे बी डोमेस्टिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, एक्यूट इलनेस हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। देन यू स्टार्ट टारगेटिंग देम। ओके, मेंटल हेल्थ इज सच एन इशू कि इस तरह की सजेशंस दी गई हैं, और आप ये कोट कर सकते हैं कि, और अपना नाम मत लिखिए अगर आपको लगता है कि आप इतने महान कहाँ से हो गए कि आप ये कोट कर देंगे या ये सजेस्ट कर देंगे कि आप मिनिस्ट्री मेंटल हेल्थ की बना सकते, तो आप बोलते इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट सेपरेट एक मिनिस्ट्री हो सकती है मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं। ओके, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर बैच फॉर मेडिकल एजुकेशन इन तमिल। यहाँ पे बस मुझे इतना बताना था क्योंकि अभी रीजनल लैंग्वेजेस की बहुत बात हो रही है। जेएनयू में तमिल सिखाने की अब एक नया कोर्स आ गया है ना। जो एमबीबीएस की बुक्स हैं वो हिंदी में अवेलेबल की गई हैं मध्य प्रदेश में। अब तमिल में उसकी बात की जा रही है, मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने की। तो बात लैंग्वेज की है, उसके एग्जाम्पल्स की, तो बस यहाँ पे यही आपको एग्जाम्पल मिल रहा था। ओके, तो एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। ओके, आफ्टर काशी इट इज मथुरा, कोर्ट ऑर्डर्स ईदगाह कॉम्प्लेक्स इंस्पेक्शन। नाउ ऑलरेडी आपको ये बात पता है कि वाराणसी में जो ऑलरेडी क्या चल रहा है, व्हाट इज द सिनेरियो अबाउट ज्ञानवापी मॉस्क। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। पर साथ ही में एक और रिटर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन द श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद डिस्प्यूट, जो आपको पता है मथुरा डिस्प्यूट बेसिकली। अब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मथुरा के अलाउ कर दिया है कि एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन होगी शाही ईदगाह मॉस्क की, मस्जिद की, इस कॉम्प्लेक्स की। किसके द्वारा? रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा। ये क्यों? बेसिकली उन्होंने खुद से तो नहीं किया है या सुओ मोटो उनको मन किया, नहीं, एक प्ली फाइल की गई थी। ठीक है, ये प्ली फाइल की गई है हिंदू सेना द्वारा। ओके, हिंदू सेना द्वारा इन द नेम ऑफ डीटी बालकृष्ण। ठीक है, किसके खिलाफ? जैसे रामलला आप पढ़ते हैं, जब आप अपना सोसाइटी वाला सेक्शन पढ़ते हैं ना GS1 का, तो आप पढ़ते हैं बाबरी मस्जिद केस के बारे में। देन उसके बारे में पढ़ते हैं तो केस किसके नाम पे था? तो रामलला के केस पे था, नाम पे था। तो वैसे ही यहाँ पे बालकृष्ण के नाम पे बेसिकली लिखा गया, केस फाइल किया गया है। और किसके खिलाफ किया गया है? इंतजामिया कमेटी के खिलाफ, जो मैनेज करती है ईदगाह को। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे लिखी है, और फाइनली इंस्पेक्शन होगा। ये प्ली है, ये चैलेंज करती है इस 13.77 एकड़ लैंड को। ओके, सो दे से कि ये लॉर्ड कृष्ण का जन्मभूमि स्थल है, वहाँ पे साथ में शाही ईदगाह भी है। सो ये एक टसल है, व्हाट हैपेंड, इसमें क्या किस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। जनवरी 20 तक बेसिकली एक मैप के साथ ये रिपोर्ट फाइल करनी है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वी विल डिस्कस इट देन। ओके, बहुत ब्रीफली देखिए, वो आर्टिकल को जितना मैंने मार्क किया है उसमें सब कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है हम वो डिस्कस करेंगे, एंड वी विल wrap up this particular video। ठीक है, तो अमेरिकाज मिसाइल डिफेंस अम्ब्रेला। तो सबसे पहली बात, तो अगर आपके लिए एक मैच अप आता है, मैच द वॉर, क्योंकि इतना वॉर है, इतना स्ट्रेटेजिक एंगल, वेपन्स, ये इस तरह की चीज़ें हैं। तो अगर एक एक मैच द फॉलोइंग सॉर्ट ऑफ थिंग आती है आपके प्रीलिम्स में, तो फिर आपसे एक उसमें पॉइंट होता है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो आप उसको किससे मार्क करेंगे? आप उसको यूएस से मार्क करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप बहुत ब्रीफली तो पता होनी ही चाहिए। पर अभी यहाँ क्या लिखा है, हम बहुत
we would look at these things very quickly. Okay, military and financial support from the West, particularly the United States, has been critical in Ukraine's successful counter-offensive. तो देखिए जो रशिया की इन्वेजन हुई है यूक्रेन के खिलाफ, यूक्रेन सस्टेन नहीं कर पाती इस काउंटर ऑफेंसिव को जो उन्होंने रशिया के खिलाफ जारी रखा है, अगर एक मिलिट्री फिनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट की तरफ से। जब वॉर शुरू हुई थी तो यूएस ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पूरे वेस्ट को मोबिलाइज किया था अपनी लीडरशिप के अंडर रशिया के खिलाफ। बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए, ये सब कुछ हुआ, बहुत सारी एम्यूनिशन बेची गई। ठीक है, थोड़े ही टाइम बाद क्या हुआ, फिर यूएस ने सोचा कि अभी हमें और थोड़ा क्योंकि यूक्रेन हारता दिख रहा है तो हम हाईमार्स बेचेंगे, बेसिकली हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, और साथ ही में MLRS यानी कि मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। तो फिर उन्होंने वो भेजे। फिर उसके बाद धीरे 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 आफ्टर सफरिंग सेटबैक्स इन खार्किव एंड खरसोन, बेसिकली जब रशिया ये हार गया है ना, तो रशिया ने एक नया अब रशिया ने क्या करना शुरू कर दिया है, एयर स्ट्राइक, एयर मिसाइल स्ट्राइक। अभी जो कीव है, सिटी है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सारी चीज़ों पे उन्होंने बेसिक सिटी कोर एरियाज पे फिर एयर स्ट्राइक होने लग पड़ी है। ठीक है, तो टारगेटिंग मिलिट्री एंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूक्रेन विच स्ट्रेंथन की। अब इसीलिए कीव ने बोला हमें और मदद चाहिए, ठीक है, तो हमें और एडवांस डिफेंस सिस्टम चाहिए। तो फाइनली यूएस ने इतनी नेगोशिएशन करने के बाद, सोच विचार करने के बाद अनाउंस किया कि हम पेट्रियट भेजेंगे, ठीक है, द मोस्ट एडवांस्ड ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, सरफेस टू एयर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी है ये, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा और ब्रीफली पता हो तो जो पेट्रियट है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, अब इसको सब चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑलरेडी 18 कंट्रीज में डिप्लॉयड है इंक्लूडिंग द यूएस ऑफ कोर्स। इट इज़ ऑपरेशनल अक्रॉस नेटो जोग्राफी और बहुत हाई डिमांड में है वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया को क्यों चाहिए होगा, एक बार हम सोच के देखें तो वेरी कॉमन सेंसिकल। वहाँ पे ईरान है एक देश, उसी के पीछे सब पड़े हुए हैं, इसराइल उनके पीछे पड़ा हुआ है, सऊदी अरेबिया, यूएई, इसराइल, ये सब ईरान के खिलाफ है, ठीक है। अब क्यों खिलाफ है, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर बनाने की कैपेसिटी रखता है। अब उसके पास न्यूक्लियर पावर बनाने की कैपेसिटी है तो हमें कोई एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम दे दो, है ना। तो इसीलिए बेसिकली हाई डिमांड में है ये पेट्रियट सिस्टम वहां पे, बिकॉज एवरीबडी देयर हैज अ कॉमन एनिमी, कॉमन फो, जिसका नाम है ईरान। ओके, नाउ यूक्रेन कैन बी एडेड टू द, अभी यूक्रेन भी इस लिस्ट में ऐड हो गया है, ठीक है। इनिशियली डेवलप्ड एज अ सिस्टम। अब इनिशियली जब पेट्रियट को लाया गया था, जस्ट इन केस सिंस पेट्रियट का इतना हाइप है और इतना सोशल मीडिया इतना ज़्यादा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें पेट्रियट को डिस्कस किया जा रहा है, जस्ट फॉर दैट सेक अगर प्रीलिम्स में बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, जिसकी प्रोबेबिलिटी पता नहीं क्या है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे कहीं क्वेश्चन एक आधा ऐसा डाल दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है दैट इनिशियली पेट्रियट वाज डेवलप्ड एज अ सिस्टम टू इंटरसेप्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्शन, ये आप बहुत बार ही पढ़ते हैं और आप इसको पता नहीं क्या समझते होंगे, आई डू नॉट नो, बस जस्ट इन केस आपको नहीं पता तो अगर कोई अगर सपोज कीजिए कोई ड्रोन है ना, या फिर कोई आपका एयरक्राफ्ट है और कोई किसी और रीजन से आपके एयर स्पेस में कोई एयरक्राफ्ट आ गया है, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप अपने एयरक्राफ्ट को भेजेंगे और आप पता लगाएंगे, वो थोड़ा सा ऐसे सर्वे करेगा आसपास घूम के कि व्हाट द एयरक्राफ्ट और व्हाट दैट पर्टिकुलर एनिमी एयरक्राफ्ट इज अप टू, क्या है वो, कौन सी कंट्री का है, क्या लग रहा है, क्या दिक्कत, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये करेगा। फिर साथ ही में अगर कोई बहुत ही एनिमी बहुत ही दिक्कत, और वो इंटरसेप्ट का मतलब होता है आप उसको फर्दर अपनी डेस्टिनेशन पे जाने से रोकें, ठीक है। तो यू विल स्टॉप दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट देयर एंड देन, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरसेप्शन का मतलब होता है। तो फिर ऐसे क्या करेगा, उसको वहीं रोक देगा कि ये एक जगह आप नहीं आ सकते, ये रूल बुक के खिलाफ है तो आप नहीं आ सकते, तो ये स्टॉप कर देगा। पर अगर किसी केस में ऐसा है कि वो बिल्कुल ही एनिमी एयरक्राफ्ट है तो उसको शूट डाउन भी कर सकता है, ठीक है। तो इनिशियली तो इसको इंटरसेप्शन के लिए लाया गया था। अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखें तो फेज्ड एरे ट्रैकिंग रेडार टू इंटरसेप्ट ऑन टारगेट, है ना, यहाँ पे वर्ड भी यही है, ठीक है। बट इट वॉज मॉडिफाइड इन 1980s, पर 1980s में से मॉडिफाई भी किया गया कि ये बुलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह को भी इस तरह को भी, इन लोगों को भी इंटरसेप्ट करना शुरू हो जाए, ठीक है। Currently, Patriot batteries can defend against ballistic missiles, cruise missiles, and this is nothing important. यहाँ पे कुछ बहुत खास नहीं है आपके लिए, पर यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए कि पहले PAC और PA2 इंटरसेप्टर्स थे, जिसमें एक ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड यूज किया जाता था, पर अभी जो PAC3 है, ये मिसाइल हैज अ मोर एडवांस्ड हिट टू किल टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स इनटू इट, ओके।
ऑलराइट। हाँ, ये बेसिक जो यहाँ पे मार्क्ड है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको सोवियत यूनियन के खिलाफ बेसिकली जो वहाँ से पोटेंशियल थ्रेट्स थे वहाँ पे इसीलिए डिप्लॉय किया गया यूरोप वगैरह के एरिया में। फिर इसको पहली बार कॉम्बैट सेटअप में यूज़ किया गया फर्स्ट गल्फ वॉर में जो हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक छोटा सा जो इराक का इन्वेजन हुआ था, वो ग्लोबल पुलिसमैन जो यूएसए है तो फिर उसने भी किया। ठीक है, वहाँ पे यूज़ तो ये सारा बेसिक अगर एक स्टेटमेंट ये आ जाती है कि फर्स्ट कॉम्बैट सेटिंग फर्स्ट गल्फ वॉर में हुई थी पेट्रियट के, दैट इज़ ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। बस इतना ही मुझे आपको बताना था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो।